जय हिंद साथियों। आज के इस लाइव सेशन में हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और आज के इस लाइव सेशन में पॉलिटी का जो जितने भी अनुच्छेद होते हैं 1 से लेकर के 395 वो सारे अनुच्छेद आज इसी लाइव सेशन में ख़त्म कर देंगे। क्योंकि जो मूल संविधान है हमारा, जो भारतीय संविधान का जो मूल संविधान बनाया गया था उसमें 395 तक ही है संविधान। उसको स्टेप बाई उसमें संशोधन करके A B C D इस तरीके से जोड़ जोड़ करके इसको बढ़ाया गया है। तकरीबन अभी 450 से ऊपर संविधान है, 495 के आसपास संविधान, मतलब संविधान नहीं है, संशोधन कर करके बढ़ाया गया 495 तक। लेकिन भारतीय संविधान के मूल संविधान में जो बनाया गया था उस समय टोटल मात्र 395 ही उस समय मात्र 395 ही अनुच्छेद थे। तो आज के इस लाइव सेशन में हम पूरे अनुच्छेद को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं बता दूं, इस भारतीय संविधान में कुल टोटल 22 अध्याय हैं। टोटल कितने अध्याय हैं? कुल टोटल 22 अध्याय हैं। कुल टोटल, एक मिनट इसको मैं कलर कर लेता हूँ। ओके, भारतीय संविधान में कुल टोटल 22 अध्याय हैं जिसको चैप्टर बोलते हैं। तो कुल टोटल 22 चैप्टर है। तो 22 चैप्टर के अंतर्गत ही 1 से लेकर के 395 तक कुल टोटल अनुच्छेद हैं। तो जैसे हम लोग किसी टॉपिक्स को पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी हम साइंस में रखते हैं, तो साइंस में हम जैसे कि फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं। साइंस में हम लोग जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं ना, फिजिक्स का एक टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन जो हमारा चैप्टर हो जाता है, जो मान लीजिए पहला चैप्टर या सेकंड चैप्टर, थर्ड, कोई सा भी चैप्टर है, तो उस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन का नियम किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हाँ प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जितने भी बुलेट पॉइंट्स है, जितने भी उसके पॉइंट्स है, उसी पॉइंट्स को हम अनुच्छेद बोलते हैं सब भारतीय संविधान में। तो कुल टोटल कितने भारतीय संविधान में कुल कितने चैप्टर हैं? तो कुल टोटल 22 चैप्टर है। कुल टोटल 22 चैप्टर है। टोटल 22 चैप्टर है, 22 अध्याय हैं, 22 भाग है, जिसको भाग बोलते हैं, 22 भाग है। मूल संविधान में कुल कितने भाग है? तो 22 भाग है। मूल संविधान में 22 भाग है। और कुल कितना अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। अनुसूचियाँ कितना है? तो 8 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कुल कितना अनुसूचियाँ? तो 8 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग है, 8 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद है। तो आज के इस लाइव सेशन में हम लोग 395 अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, उसके पहले हम लोग देखिए कुछ टॉपिक्स को कवर करते हैं। उसके पहले हम कुछ चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। तो पहले हमारा भारतीय संविधान अच्छा कहते किसे हैं? भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान की परिभाषा पहले देख लेते हैं। भारतीय संविधान कहते किसे? तो कानून और नियमों का ऐसा संग्रह, मतलब जो कानून हमारा है, जो हमारा कानून और नियम है, कानून और नियमों का ऐसा संग्रह, ऐसा जामा पूंजी जिसमें मानव का सर्वांगीण विकास होता हो। सर्वांगीण मत बोले तो पूरी तरीके से उसके पूरी तरीके से विकास होता हो, तो उसे हम संविधान कहते हैं। कानून और नियम, भारत सॉरी गाइस, भारत में कानून और नियम का ऐसा संग्रह है, ऐसा कलेक्शन है जिसमें मानव जाति का, मानव श्रेणी का सर्वांगीण पूरी तरीके से विकास होता हो, तो उसे हम संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। लगभग 3 वर्ष लगे थे। लगभग कितने वर्ष लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो लगभग आप 3 वर्ष बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में कितना लगे था, कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए उसके बाद हम भारत का संविधान देख लिए किसे कहते हैं। अब भारतीय संविधान को कुछ देख लेते हैं तथ्य, और कितने प्रकार में बांटा गया इसमें देखिए। तो भारतीय संविधान के तथ्य कुछ देख लेते हैं। तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मौखिक संविधान और लिखित संविधान। मौखिक संविधान और लिखित संविधान। भारत कैसा संविधान है? तो भारत लिखित संविधान है। भारत कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। तो भारत और अमेरिका में, देखो मैंने क्या बोला था, भारत का लिखित संविधान है। भारत और अमेरिका का लिखित संविधान है। भारत और अमेरिका का कैसा संविधान है? भारत और अमेरिका का लिखित संविधान है। जबकि ब्रिटेन और सऊदी अरब का मौखिक संविधान है। ब्रिटेन और किसका? सऊदी अरब का।
ब्रिटेन और सऊदी अरब का मौखिक संविधान है। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का ही था। अमेरिका ही ने सबसे पहले लिखित संविधान बनाया था, उसके बाद भारत ने बनाया था। तो अमेरिका का था। सबसे बड़ा संविधान भारत का है। सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। सबसे छोटा संविधान किसका? अमेरिका का। देखो अमेरिका का लिखित है, भारत का भी लिखित है, लेकिन अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है और भारत का सबसे बड़ा संविधान है। वर्तमान में सबसे छोटा संविधान किसका है बताइए? वर्तमान में सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, जो कि यूरोपियन में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। मोनाको एक देश का नाम है। भारत में सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। ठीक, तो हमसे यहाँ से देखो एग्जाम में काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भारत का कैसा संविधान लिखित है या मौखिक है? तो भारत का लिखित संविधान है। ऐसा पूछ सकते हैं अमेरिका का कैसा संविधान लिखित है कि मौखिक है? तो अमेरिका का लिखित संविधान है। किस देश का मौखिक संविधान है बताइए? किस देश का मौखिक संविधान है? ब्रिटेन और सऊदी अरब का। ब्रिटेन और सऊदी अरब का मौखिक संविधान है, लिखित नहीं। किसका? सऊदी अरब और ब्रिटेन का लिखित नहीं, मौखिक संविधान है। और किस देश का सबसे छोटा है? तो मोनाको। मोनाको का सबसे छोटा है। और अमेरिका का लिखित में सबसे छोटा है। लिखित में छोटा किससे कंपैरिजन? भारत से। और भारत का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्लियर? देखिए यहाँ देखिए, इस संविधान में कुल कितने शब्द हैं? तो जो भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान में, उसमें 3814 शब्द है। कितने शब्द है? 3814 शब्द है। सबसे बड़े संविधान है भारत का। सबसे बड़ा संविधान है भारत का। इसमें कुल कितने शब्द हैं? उसमें कुल कितने शब्द हैं? 1,46,384। सबसे बड़े संविधान भारत का। देखिए इस संविधान में, सॉरी गलती होगी, सॉरी, जो मोनाको का संविधान है, जो मोनाको का संविधान है, जो सबसे छोटा संविधान है, इसमें मात्र 3,814 शब्द है। किसका? किस संविधान में? मोनाको का संविधान, जो यूरोप में है, उसका सबसे संविधान। विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का है। मोनाको का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें मात्र 3,814 ही शब्द है। और जो भारत का सबसे बड़ा जो संविधान माना जाता है, लिखित में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, उसमें कुल कितना शब्द है? 1,46,384 शब्द है। कितने शब्द है? 1,46,384 शब्द है भारत में, क्योंकि भारत का सबसे लिखित है संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। क्लियर? सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। सबसे पुराना, देखो भारत में कुल कितना शब्द, भारत का संविधान में कुल कितने? 1,46,384 शब्द हो गए। सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। शब्द देखो 1,46,384 शब्द, सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। सबसे पुराना संविधान किसका है? ब्रिटेन का। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। सबसे पुराना संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। सबसे पुराना संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। यहाँ देखिए, ब्रिटेन का संविधान मौखिक है। ब्रिटेन का संविधान सबसे पुराना है और मौखिक भी है। किसका है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का मौखिक संविधान है और सबसे छोटा संविधान है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है बताइए? संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन में ही सबसे पहले संविधान आया था। ब्रिटेन में ही सबसे पहले संविधान आया था और जन्मदाता ब्रिटेन को ही माना जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ देखिए, संविधान का सबसे बड़ा भारत का संविधान हो गया, जिसमें कुल 1,46,384 शब्द थे। सबसे पुराना संविधान किसका था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का सबसे पुराना संविधान, यहाँ पर वो होना चाहिए था, एक पूर्ण विराम होना चाहिए, तो वहाँ पर नहीं, इसी की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा गया। सबसे पुराना संविधान किसका है? सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है और जन्मदाता ब्रिटेन को ही बोला जाता है। लेकिन ब्रिटेन का मौखिक संविधान है। ब्रिटेन का कैसा संविधान है? ब्रिटेन का मौखिक संविधान है और सबसे पुराना संविधान है, और सबसे पुराना संविधान होते हुए इसको जनक माना गया है। तो ब्रिटेन को संविधान का जनक माना गया। किसको माना गया? ब्रिटेन को संविधान का जनक माना गया। सबसे पुराना संविधान है और मौखिक संविधान है। भारत का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और अमेरिका का लिखित संविधान है लेकिन छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान हो जाएगा अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। और मौखिक सबसे छोटा संविधान किसका हो जाएगा बताइए? मौखिक संविधान सबसे छोटा संविधान किसका हो जाएगा? सबसे बड़ा, सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का हो जाएगा। सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का हो जाएगा। सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का हो जाएगा। ब्रिटेन का मौखिक संविधान है और इसको जनक भी कहा जाता है। क्लियर?
अब हम यहाँ देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा है। विश्व में सबसे पहला संविधान विचार किसके मन में आया था? देखिए, विश्व में, पूरे दुनिया, यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में संविधान बनाने का जो कल्पना थी, जो विचार थी, वो किसके मन में आया था सबसे पहले? बताइए। वो ब्रिटेन के कोई रहने वाले कोई व्यक्ति थे जिनका नाम था सर हेनरी मेंदिया। सर हेनरी मेंदिया, क्योंकि जो ब्रिटेन को ही जनक माना गया है, जब ब्रिटेन को ही जनक माना गया है तो ऑफकोर्स ब्रिटेन वाला ही ना वो संविधान को बनाया होगा, तो ब्रिटेन का ही ना कोई व्यक्ति होंगे। तो ब्रिटेन का ही व्यक्ति है, सर हेनरी मेंदिया नाम है इनका। इन्हीं को ही जनक माना जाता है संविधान का। सबसे पहले इनके मन में विचार आया था संविधान बनाने का, विचार आया था इनके मन में, विचार आया था, कल्पना आया था, जो भी बोलो उसको, आप समझ रहे हो ना, जो भी विचार आया था संविधान बनाने का। क्योंकि देखो, जब जब हमारे देश में अगर एक कल्पना सोचो, अगर संविधान ही नहीं होगा, कोई नियम कायदे नहीं होंगे कि किस तरीके से नियम होगा, किस तरीके से फॉलो करना चाहिए कुछ काम करने के लिए, या फिर तो शासन की पद्धति कैसे होनी चाहिए, भारत पर कैसे शासन किया जाएगा, मतलब कैसे चुनाव प्रचार होगा, कैसे लोग जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उनका चयन किस प्रकार से होगा, इलेक्शन होगा कि सिलेक्शन होगा, तो सारा जो कल्पना था, सारा जो विचार था, वो सारे पॉलिटी में ही, जो संविधान में ही लागू कर, संविधान में ही से ही पता चलता है, जिसमें लागू किया गया, संविधान में ही बताया गया। तो वो संविधान को जो जो परिकल्पना थी, जो कल्पना थी, सबसे पहले किसके मन में आया था? तो ब्रिटेन वाले को मन में आया था, क्योंकि ब्रिटेन का ही देन है संविधान का। तो ब्रिटेन के ही व्यक्ति होंगे सन हेनरी द मेंदिया, नाम इनका सन हेनरी मेंदिया। क्लियर। अब हम यहाँ से देखते हैं संविधान एक, संविधान के पहला भाग, पहला अनुच्छेद देखते हैं। यहाँ से हम एक अनुच्छेद है, फर्स्ट अनुच्छेद है। यहाँ से हम एक अनुच्छेद से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट अनुच्छेद से स्टार्ट करेंगे, है ना। अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल सॉरी गाइस, अनुच्छेद को ही कहते हैं आर्टिकल, है ना। कितने आर्टिकल है? 1 से लेकर के 395, 1 से लेकर के 395। मूल संविधान में जो एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो उसमें एक अनुच्छेद, मतलब प्रथम से लेकर के 395, टोटल 395 ही है मूल संविधान में। बाकी इसको स्टेप बाय स्टेप करके संशोधन करके ABCD करके बढ़ाया गया, तो टोटल कितना हो जाएंगे? 495, लगभग 495 संविधान हो जाएंगे। लेकिन जो संविधान है 495 अनुच्छेद हो जाएंगे, सॉरी 495 अनुच्छेद हो जाएंगे। लेकिन जो मूल संविधान जब बनकर रेडी हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब लागू किया गया था, तो मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। और भाग कितने थे? टोटल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। तो भाग को इंग्लिश में कहते हैं पार्ट। क्या कहते हैं? पार्ट बोलो या चैप्टर बोलो। तो ये 22 भाग हो गए थे, 8 क्या हो गए थे? अनुसूचियाँ हो गई थी। अनुसूची को इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल, और 395 हो गए थे अनुच्छेद। अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। तो हम पहला अनुच्छेद से स्टार्ट करते हैं, पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो मैं कभी कभी आर्टिकल बोलूँगा, कभी कभी अनुच्छेद बोलूँगा। तो इसका क्लियर हो गया, आर्टिकल किसे कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, किसे कहते हैं? अनुच्छेद को ही इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम, देखो क्या कहते हैं यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल। देखो फर्स्ट आर्टिकल हमारा है संघ, यहाँ पे देखो एक मिनट, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम, तो देखो भारत जो है, भारत एक क्या है? संघ है। भारत एक संघ है, यानी कि भारत में विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है, लेकिन इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये है भारत राज्यों का एक संघ है ना। तो इसमें यही बताया गया, संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है। और राज्य क्षेत्र, इसमें राज्यों का क्षेत्र के बारे में बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। सेकेंड आर्टिकल में हम देखो क्या पढ़ेंगे, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो जो नए राज्य है, जो विदेशी राज्य जो बोल सकते हो, तो उसको भारत में मिलाया जा सकता है, लेकिन उसको हटाया नहीं जा सकता। जैसे भारत से अलग राज्य नहीं किया जा सकता, उसको भारत से जो जितने भी राज्य है, 28 राज्य है, उसको किसी एक राज्य को हटा करके एक नया देश नहीं बनाया जा सकता। लेकिन विदेशी राज्य को अपने भारत में मिला करके उसमें भारत में शामिल किया जा सकता है। जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम पहले क्या था? सिक्किम भारत का राज्य नहीं था। उसको सेकेंड आर्टिकल के तहत, सेकेंड अनुच्छेद के साथ सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक। थर्ड अनुच्छेद देखते हैं, हमारा थर्ड अनुच्छेद क्या है? तीसरा अनुच्छेद क्या हमारा? राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखो राज्य का निर्माण, तो भारत के अंतर्गत, भारत के ही अंतर्गत, भारत के अंदर नए नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। सीमाओं में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है, और उसका नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम पहले बिहार और झारखंड एक में था, तो बिहार और झारखंड को अलग नहीं किया गया, बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। तो बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया, और इसके अलावा उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि झारखंड है, तो झारखंड को बदलकर दूसरा नाम भी रखा जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत, तीसरे अनुच्छेद के तहत। क्लियर। अनुच्छेद देखो 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 हमारा है, देखो अनुच्छेद 4 हमारा है, पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। जो हमारी पहली अनुसूचियां हैं और चौथी अनुसूचियां, इसके संशोधन तथा 2, 3 के अधीन बनाई गई विधियां।
पाँचवां अनुच्छेद हमारा है, फिफ्थ आर्टिकल हमारा है, संविधान के प्रारंभ में स्टार्टिंग में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता यानी कि इंसान को नागरिकता दी जाएगी। भारत में जितने लोग हैं सबको भारत का नागरिकता दी जाएगी। छठा अनुच्छेद है हमारा, सिक्स्थ आर्टिकल हमारा, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी जो भारत जब इंडिया जब फ्रीडम हुआ था, आज़ादी मिली थी, तो जो जो विदेश गए थे और जो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से जो इधर आए या जो और कहीं थे, तो जो भारत में आ गए कब, अनुच्छेद लागू होने से पहले पहले, तो उन्हें अब नागरिकता दी जाएगी। सातवां नंबर हमारा क्या कहता है, सातवां नंबर देखिए, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को नागरिकता, यानी पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता दी जाएगी कब, जब पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान देखो, उस समय तो पाकिस्तान पाकिस्तान चले गए जब बंटवारा हुआ था, जब फ्रीडम से पहले, लेकिन जब अनुच्छेद बोल रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन जब संविधान जब लागू हुआ था, तो संविधान जब लागू हुआ था तो वहाँ से जब पाकिस्तान से जब लौट आए थे तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। तो इसी प्रकार इसमें अनुच्छेद 7 के तहत उन्हें जो पाकिस्तान जो चले गए थे और लागू होने से पहले लौट आएंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। आठवें नंबर पर देखो क्या है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को नागरिकता। फॉर एग्जाम्पल, जो भारत में रहते हैं, भारत में उनका जन्मभूमि है, लेकिन वो किसी व्यापार के लिए या किसी जॉब के लिए, नौकरी करने के लिए या कुछ अपने पढ़ाई लिखाई के लिए अगर वो देश के बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। क्लियर। नौवां अनुच्छेद है, 9वां आर्टिकल है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। देखो, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना रहना। आप जैसे कि अपना फॉरेन गए, विदेश गए घूमने के लिए, या किसी भी कारण से विदेश घूमने गए, अगर वहाँ समझे कि अपनी नागरिकता ले ली तो भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं रूल है ही नहीं कि आपके पास दो नागरिकता होगी, दो सिटीजनशिप होगी। नहीं, आपके पास एक ही नागरिकता होगी, चाहे भारत के रखिए या विदेश के रखिए। लेकिन इसमें ये बताया गया कि जैसे आप विदेश जाओगे घूमने के लिए, वहाँ आपने नागरिकता ले लिया तो भारत में आपको नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। क्लियर। दसवां अनुच्छेद देखते हैं। देखिए, नागरिकता के अधिक, एक मिनट, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो नागरिकता के जो अधिकार है हमारे, जो राइट्स है हमारे, वो आपका बना रहेगा। इसका परिभाषा, इसका जो लेख है किस अनुच्छेद में मिलता है, 10वें अनुच्छेद में मिलता है। 11वें अनुच्छेद में क्या लिखा है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन है ना, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, ये अनुच्छेद 11 में बताया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा की गई है कि राज्य की सीमा कैसी होगी, इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक होगी, उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, मतलब ये सारे इसमें किसमें लिखा हुआ है, राज्य की परिभाषा की चर्चा किसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ को लिखा गया अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, जो देखो, जो कानून बना दिया गया, जो संविधान बना दिया गया, वो संविधान सभी व्यक्ति के समक्ष, जो विधि जो नियम बना दिए गए, सभी व्यक्तियों के सामने समान रूप से वो लागू होगा, समानता सब में होगी। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में ही बताया गया कि सभी व्यक्तियों पर विधि के समक्ष, यानी जो कानून जो बना देगा सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा। 15वां नंबर पर है, धर्म जाति लिंग पर भेदभाव का प्रतिरोध। यानी कि देखो, आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य चले जाओ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं से भी चले जाओ, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत कहीं भी चले जाओ, लेकिन वहाँ पर आपको धर्म जाति लिंग पर अगर भेदभाव किया जाता है ना, धर्म जाति पर अगर भेदभाव किया जाता है तो इस पर आप प्रतिरोध कर सकते हो। ये इस पर किसका उल्लेख किया गया, इसके बारे में अनुच्छेद 15 में बताया गया। अब धर्म जाति और लिंग पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत आप नहीं कर सकते, है ना, छुआछूत धर्म जाति से भेदभाव नहीं कर सकते। तो मुस्लिम हो, हम हिंदू है, तो इस तरीके से जो जाति जो भेदभाव होता है, धर्म जो भेदभाव होता है, छुआछूत का जो भेदभाव होता है, तो ये जो भेदभाव जो करने की जो कल्पना थी हमारी, जो थी पहले जो चलती आ रही थी, रूढ़िवादी जो चलती आ रही थी, वो समाप्त कर दिया गया। इस पर प्रतिरोध लगा दिया गया। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 15 के तहत, आर्टिकल 15 के तहत। 16वां अनुच्छेद देखो, 16वां अनुच्छेद में क्या कहता है, 16 आर्टिकल देखो, लोक नियोजन में अफसर की समानता। लोक नियोजन में अफसर की समानता, लोक नियोजन में अफसर की समानता, है ना, अफसर की समानता होगी, है ना। 17वां अनुच्छेद में क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। 18वां अनुच्छेद है, उपाधियों का अंत। जो आप उपाधि रखते हैं, जो विदेश से जो उपाधि जो मिलता है, अब देखो, कोई अपना उपाधि नहीं रख सकता है। हाँ, अगर आप जैसे कि अपना टाइटल लगा सकते हो, टाइटल जैसे डॉक्टर, फिलोसफर, डॉक्टर हो गया, है ना, कोई प्रोफेसर हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, एडवोकेट हो गए, है ना। तो ये सब जो टाइटल है ये आप लगा सकते हो, आप नाम के बाद टाइटल लगा सकते हो, लेकिन जो उपाधि है, उपाधि आप नहीं रख सकते। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 18 के तहत। 19वां आर्टिकल है,
आर्टिकल अनुच्छेद 19 है वाक की स्वतंत्रता। वाक मीन्स बोलने की स्वतंत्रता। देखो, आपको वाक बोलने की स्वतंत्रता तो मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी व्यक्ति के सामने आप जाके गाली गलौज करने लग जाओ ना, तो ये आपके लिए विरोध हो सकता है, आपके लिए गलत साबित हो सकता है। लेकिन बोलने की स्वतंत्रता दी गई है आपको, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो सबके सामने, जनता के सामने अपने बात रख सकते हो, बात विचार रख सकते हो ना, तो इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है किस अनुच्छेद के तहत? 19वें अनुच्छेद के तहत। 20वें अनुच्छेद में देखते हैं अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना, ये बताया गया अनुच्छेद 20 में। 21वां अनुच्छेद देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, देखो आप किसी का प्राण नहीं ले सकते, नहीं तो आपके ये आपके मतलब ये आपके हाथ में है नहीं, है ना। जब आपने किसी को जन्म नहीं दिया, सॉरी, जब आपने किसी को, जब किसी आप व्यक्ति को बचा नहीं सकते, किसी व्यक्ति को आप संरक्षण नहीं कर सकते, तो प्राण कैसे ले सकते? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बताया गया अनुच्छेद 21 में बताया गया, है ना। 21 में बताया। 21 के देखिए का, देखिए 21 के का, ये 21 हो गया। 21 के का देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, यानी कि जो 6 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का हर एक बच्चे को अधिकार है, चाहे किसी भी तरीके से हो। जो छठा, जो उसका जो उम्र, जो छठा जो साल चलता है, छठे उम्र से लेकर के 14वें वर्ष तक बच्चों को शिक्षा का अधिकार होता है। इसीलिए सरकारी यहाँ पर स्कूलों का खोला गया है। सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है 6 से लेकर के 14वें वर्ष तक। अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। देखो, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। फॉर एग्जांपल, आपको पुलिस ने अरेस्ट किया छोटे मोटे मामले में, जैसे आपने किसी साइबर क्राइम कर दिया, है ना, किसी का वेबसाइट या किसी का लैपटॉप हैक कर लिया, किसी का मोबाइल हैक कर लिया, या फिर तो छोटा मोटा आपने क्राइम किया, जैसे किसी से गाली गलौज किया है, या फिर तो आप सिविल मामलों में देखिए, कानून तो एक अपराधी दो तरह से होता है। देखिए यहाँ पर एक दीवानी होता है, एक फौजदारी होता है ना, एक दीवानी या एक फौजदारी। तो दीवानी मामले में देखो क्या होता है, जो आपने छोटे मोटे क्राइम किया है, छोटे मोटे क्राइम में जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने किसी की ज़मीन में आपने हड़प लिया, या किसी से आपने मारपीट किया, हल्का फुल्का मारपीट किया, ज़्यादा नहीं है, आपने किसी से मारपीट किया है, और या फिर तो आपने किसी से गाली गलौज किया, या किसी को थप्पड़ मार दिया, तो ये छोटे मोटे क्राइम में आते हैं। तो वैसे क्राइम में आपको क्या जाता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण, आप मतलब इसमें आपको संरक्षण दिया जाएगा, आपको सेफ्टी से ले जाएगा, मतलब आप ऐसा नहीं कि आपके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, तो आपको इसमें भी संरक्षण दिया जाता है। क्या क्या संरक्षण दिया जाता है ये अलग टॉपिक है, लेकिन इसमें भी आपको संरक्षण दिया जाएगा। आप अपने साथ एक पर्सनल एडवोकेट रख सकते हो, अपना पर्सनल वकील रख सकते हो ना। अब और इसके अलावा इसके बहुत सारे रूल्स रिगार्डिंग हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। आप अपने खुद का पर्सनल एडवोकेट रख सकते हो, और वारंट पूछ सकते हो। जैसे आपको पुलिस अरेस्ट करने के लिए आएगी तो आप वारंट पूछ सकते हो कि मेरे वारंट दिखाइए, अरेस्ट करते समय अरेस्ट मेमो बना सकते हो ना। बिना विदाउट वारंट को पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन तभी पॉसिबल होगा जब आपने छोटे मोटे क्राइम किया हो। लेकिन आपने असंज्ञा अपराध कर दिया है, जैसे एक संज्ञा अपराध होता है, एक असंज्ञा अपराध होता है। संज्ञा में छोटे मोटे अपराध आ गए, असंज्ञा में जो अपने बड़ा क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, है ना, किसी का सर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, यानी हाथ और शरीर पैर से अलग कर दिया, शरीर से हाथ अलग कर दिया, शरीर से पैर अलग कर दिया, तो इस तरीके जो क्राइम है तो ये असंज्ञा अपराध में चला गया, क्रिमिनल में चला गया, बहुत बड़ा आपने अपराध कर दिया। तो वैसे सिचुएशन में आपको पुलिस अरेस्ट डायरेक्ट कर लेगी, वारंट नहीं दिखाएगी। अब वैसे में कुछ ऐसे कंडीशन में आपको संरक्षण नहीं दिया जाएगा। हो सकता है पुलिस आपके साथ मारपीट भी करेगा और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, लेकिन ऐसा पुलिस कर नहीं सकती, उसको अलाउ नहीं है मारपीट करने का, लेकिन पुलिस करेगी भी और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो वैसे सिचुएशन में आप पर्सनल एडवोकेट रख सकते हो, लेकिन वैसे कंडीशन में जो संरक्षण यहाँ पर दिया गया वो संरक्षण आपको नहीं मिलेगा, वो छोटे मोटे क्राइम पर ही संरक्षण दिया जाता है। तो आर्टिकल आपको 22 समझ में आ गया। चलिए अब 23 के आगे बढ़ते हैं। हमारे आर्टिकल 23 देखते हैं, 23 आर्टिकल 23 देखिए यहाँ पे, मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम। जो मानव के द्वारा दुर्व्यापार किया जाता है, दुर्व्यवहार और बाल आश्रम। देखो जो बाल आश्रम क्या क्या है, यानी कि बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, उस पर रोक लगाया गया है। ये अनुच्छेद 23 में मिलता है। 24वें अनुच्छेद में देखते हैं कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, है ना, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। कारखानों में आप बाल बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे, उसको आप कारखाने में नहीं लगा सकते हैं। 25वां अनुच्छेद है धर्म का आचरण और प्रचार का स्वतंत्रता। अब देखो, अब अपना जो धर्म है, आपका जो धर्म है उसको आप आचरण कर सकते हो, मतलब उसको फॉलो कर सकते हो, अपने धर्म के अनुसार आप चल सकते हो और अपना धर्म का प्रचार भी कर सकते हो स्वतंत्र रूप से। लेकिन ये कंडीशन, इसमें एक कंडीशन, आप अपना धर्म का प्रचार करने के चलते किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकते। ये कहीं प्रावधान नहीं, कहीं उल्लेख नहीं है। आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, अपने धर्म के रास्ते पर चलिए और अपना धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन कंडीशन इसमें यह अप्लाई होता है किसी दूसरे धर्म का बुराई नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 25 में बताता है। अब अनुच्छेद 26 देखते हैं। अनुच्छेद 26 देखते हैं।
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि देखो जो धार्मिक कार्य है, जो धर्म से रिलेटेड जो उसका कार्य है, जैसे पूजा हो गया, पूजा पाठ हो गया, है ना, तो वो भी एक तरफ से रिलीजन में ही आता है, धार्मिक में ही आता है। तो आपको जो धर्म जो आपको जो कहता है उसमें धर्म में जो 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 कार्य है, तो कार्य को प्रावधान की स्वतंत्रता, वो उस धर्म उस धार्मिक से रिलेटेड वो कार्य कर सकते हो बिना किसी दूसरे को बाधा पहुंचाए। ये किसमें है? आर्टिकल 26 में है। आर्टिकल 26 देखो 27 और 28 हटा दिया गया, उसको हम उल्लेख मतलब हम उसी टॉपिक्स को जो कवर करें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 27 28 को हम लोगों ने नहीं रखा पीडीएफ में, नोट्स में। उसके बाद हम देखते हैं 29 नंबर में। याद रखो जो मैं बता रहा हूँ ये इसका जो पीपीटी है, जो पीडीएफ है, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक से वो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, अनुच्छेद 29 को देखो, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण, देखो अल्पसंख्यक क्या कहा गया है? जैसे मान लीजिए कोई समुदाय है, उस समुदाय में उसकी जनसंख्या कम है, मान लीजिए मान लीजिए एक सनातन हिंदू धर्म का है, एक मुस्लिम धर्म का है, तो ऐसा राज्य है वहाँ पर मुस्लिमों की संख्या कम है, या हिंदुओं की संख्या कम है, या सिख की संख्या कम है, तो वैसे कंडीशन में वैसे समुदाय वर्गों के लिए हितों का जो उसमें जो हित, उसके हित के लिए, उसके भलाई के लिए संरक्षण किया जाएगा। उसके ऊपर संरक्षण मतलब उसके लिए स्पेशल संरक्षण दिया जाएगा, उसके स्पेशल छूट दिया जाएगा, या फिर तो उस पर स्पेशल आरक्षण दिया जाएगा, है ना। उस राज्य में अगर किसी समुदाय या वर्ग की अगर जनसंख्या कम है, वहाँ पर अल्पसंख्यक है, तो उस समुदाय के लिए, उस वर्गों के लिए बहुत सारे आरक्षण दिए जाएंगे, छूट दिए जाएंगे, है ना, हर एक चीज में। तो वैसे चीजों के लिए प्रावधान, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 29वें अनुच्छेद में मिलता है, 29 आर्टिकल में। 30वें अनुच्छेद देखते हैं, 30 आर्टिकल्स में देखते हैं, 30 नंबर आर्टिकल्स में देखते हैं, शिक्षा शिक्षा संस्थानों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए जो शिक्षा संस्थाओं हैं, यानी कि जितने भी एजुकेशन सेंटर से है ना, एजुकेशनल जितना भी सेंटर से कोचिंग क्लासेस हैं, वैसे वैसे जगहों पर, है ना, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है वहाँ शिक्षा ग्रहण करने का। अल्पसंख्यक जैसे मैंने अभी बताया, वर्गों का समुदाय है, कोई भी वर्ग हो गया, समुदाय हो गया, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो गया, अगर उनकी जनसंख्या अगर कम है तो उन पर जो अधिकार है उस सबको बराबर रूप से अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि अगर मुस्लिमों की संख्या कम है और हिंदुओं की संख्या कम है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा अधिकार दिया जाएगा, या फिर उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ऐसा नहीं, सब पर बराबर रूप से अधिकार दिया जाएगा, सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा। चाहे वो शिक्षा संस्थान हो, चाहे वो कोई पार्टिकुलर एरिया में रहता हो, पार्टिकुलर एरिया में मतलब कहीं भी किसी राज्य क्षेत्र में रहता हो, या शिक्षा संस्थान में वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया, अगर वो वर्ग जो समुदाय है अगर उसकी जनसंख्या कम है, अल्पसंख्यक है, तो उसको बराबर रूप से अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने से, जैसे बाकी सब आम लोगों को आम लोग जैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं या आम लोग जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनको भी बराबर रूप से अधिकार है जिनके अल्पसंख्यक है, जिनकी जनसंख्या कम है। देखिए उसके बाद 32 नंबर के देखते हैं, अधिकारों को प्रवृत्ति करने के लिए उपचार। अधिकारों के लिए प्रवृत्ति करने के लिए उपचार, है ना, ये किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया, किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? अनुच्छेद 32 में। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 36, यानी 33 34 35। देखो जो मैंने इसमें जो इंक्लूड किया वो सारे मेन टॉपिक्स है, मैंने उसी टॉपिक्स को इंक्लूड किया, उसी आर्टिकल को इंक्लूड किया जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो अनुच्छेद 36 में देखिए परिभाषा के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 40 के देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया, और अनुच्छेद 48वें नंबर पे देखिए कृषि और पशुपालन का संगठन। जो कृषि भाई लोग हैं, हमारे किसान भाई लोग हैं, और जो पशुपालन करते हैं उनका जो संगठन है उनके बारे में बताया गया आर्टिकल 48 में। देखिए 48 के का देखिए यहाँ पे, पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों का रक्षा किया जाए, यानी जो पर्यावरण है हमारा, जो जंगल है, वन है, उसका जो संरक्षण, वही संरक्षण भी तो करना चाहिए कि पर्यावरण हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो आप सबको लोग पता है। अगर आपने इन्वायरमेंट साइंस पढ़ाओ तो पर्यावरण की क्या भूमिका है, उसकी क्या, उससे संरक्षण क्यों करनी चाहिए, क्या हमारे दैनिक जो डेली जो लाइफ है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे किस तरीके से वो हमारे लाभदायक है, तो आप लोग जानते ही होंगे, पर्यावरण इन्वायरमेंटल साइंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। तब पर्यावरण वन, जब वन हो गया, जो जंगल हो गया, तो उनका जो संरक्षण करना, उनकी रक्षा करना, और वन्य जीवों यानी कि उस जंगलों में जो वन्य जीव रहते हैं, जंगली जो जानवर रहते हैं, उनका भी संरक्षण करना, रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 के तहत, है ना, संरक्षण करना चाहिए।
उसके बाद आर्टिकल 49 है, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं की संरक्षण। देखो जो राष्ट्रीय स्मारक हो गया, जो राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय जैसे कि हो गया हमारा इंडिया गेट हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है ना, तो इसको वैसे वैसे स्थानों को और वस्तुओं को संरक्षण करना होता है। जो राष्ट्रीय जो वस्तु हो गया, राष्ट्रीय जो स्मारक हो गया, तो उनका भी संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा है ना, ये हमारा निष्ठा कर्तव्य बनता है आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50 में कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। जो कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका देखो किसे कहते हैं, कार्यपालिका, इधर हो गया हमारा न्यायपालिका। तो न्यायपालिका हमारा आ जाता है कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के डीजे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा न्यायपालिका हो गया, यानी कि जो दंड देने का काम करता है, देने का काम करता है। और कार्यपालिका में देखो जैसे हम लोग का आ गया जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि आईएएस ऑफिसर हो गए, है ना, आईएफएस ऑफिसर हो गए। तो जो इस तरह के जो कार्यपालिका जो हमारे होते हैं, कार्यपालिका और ये न्यायपालिका दोनों को अलग करता है। कार्यपालिका का अलग काम है और न्यायपालिका अलग काम है। कार्यपालिका का अलग काम है और न्यायपालिका का अलग काम है। न्यायपालिका को होता है न्याय दिलाना, कार्यपालिका को होता है कार्य को, उस जो संविधान जो बनकर रेडी होता है उसको कार्य नियमित रूप से लागू करना होता है। तो ये किस अनुच्छेद में प्रावधान है, आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 51 को देखते हैं हम, अनुच्छेद 51 को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में प्रावधान है, आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 में प्रावधान है। देखिए आर्टिकल 51 में देखिए क्या है, मूल कर्तव्य के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में है ना फंडामेंटल राइट्स मूल कर्तव्य के बारे में लिखा गया है ना। हमारा क्या मूल कर्तव्य, देखिए अगर आप भारत का एक नागरिक है तो आपके पास कोई मूल कर्तव्य होना चाहिए ना आपका, कि हमारा ये मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य भी आपका होना चाहिए। मूल कर्तव्य में क्या क्या आता है, एक अलग से टॉपिक्स में बना दूंगा सारे, अभी आर्टिकल पे फोकस कर रहे हैं। अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है, और आर्टिकल 52 में बताया गया भारत के राष्ट्रपति के बारे में। संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है, आर्टिकल 53 में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होना चाहिए, वो आर्टिकल 54 में बताया गया है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यहाँ देखिए नीति होना चाहिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो आर्टिकल 55 में बताया गया है। आर्टिकल 56 को देखते हैं, राष्ट्रपति की, देखिए राष्ट्रपति की पदावधि, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट टाइपिंग में तो मिस्टेक है, राष्ट्रपति की अवधि यहाँ होना चाहिए अवधि, सो इसको इग्नोर करें। 57 को देखते हैं। देखिए आर्टिकल 57 को हम देखते हैं। आर्टिकल 15 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है। 58 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, आर्टिकल 58 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 59 में क्या है, देखिए पढ़ना में बहुत सारा है, 395 अनुच्छेद है, तो बहुत तेजी से हम लोग चलते हैं, खाली आर्टिकल को फोकस करते हुए चलते हैं ना। तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, आर्टिकल 59 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की शपथ, आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 61 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है ना। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय की रीतियाँ। देखिए आर्टिकल 62 कहता है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। आर्टिकल 63 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में, भारत का जो उपराष्ट्रपति है ना, उसके बारे में व्याख्या की गया आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन का सभापति होना, आर्टिकल 64 में लिखा हुआ। देखिए उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में है ना, राष्ट्रपति के पद के रिक्त के उपराष्ट्रपति के कार्य। देखिए राष्ट्रपति पद की रिक्त पर जो राष्ट्रपति का जो पद अगर खाली रहेगा तो उपराष्ट्रपति के कार्य, है ना, अगर राष्ट्रपति का पद अगर खाली रहेगा तो उस पद पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उस पद पर बैठ करके अपना काम कर सकते हैं। आर्टिकल 66 में लिखा हुआ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 67 में लिखा हुआ उपराष्ट्रपति का पदावधि, है ना, पदावधि।
आर्टिकल 68 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन। क्या लिखा हुआ है? उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन। 69 में लिखा उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है। अन्य अक्षमता में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी में के विषय में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी के विषय में, है ना, संबंधी के विषय में आर्टिकल 71 में बताया गया। आर्टिकल 72 में समाधान की शक्ति। समाधान की शक्ति किसमें? आर्टिकल 72 में है। हाँ, आर्टिकल 73 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, है ना। आर्टिकल 74 में बताया गया है। आर्टिकल 74 में बताया गया राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। मंत्रियों के बारे में उपबंध आर्टिकल 75। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 क्या कहता है? भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 77 बोलता है, क्या बोलता है, क्या प्रावधान है आर्टिकल 77 में? भारत सरकार के कार्य का संचालन। भारत सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य होना चाहिए, ये आर्टिकल 78 में बताया गया। 79 को देखते हैं, है ना। संसद का गठन। संसद का गठन। राज्यसभा का संरचना। आर्टिकल 81 में देखेंगे लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 83 को देखेंगे संसद के सदनों की अवधि। आर्टिकल 83 को देखेंगे तो क्या लिखा है 83 में, है ना, संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि क्या लिखा हुआ? संसद के सदनों की अवधि। आर्टिकल 84 को देखेंगे संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। संसद के सदस्यों के लिए अर्हता, है ना। 85 को देखेंगे, आर्टिकल 85 को संसद का सत्र 17वां संसद का सत्र 17वां और विघटन। संसद का सत्र 17वां और विघटन। 87 को देखेंगे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 को देखेंगे, आर्टिकल 88 को देखेंगे हम, इसमें क्या प्रावधान है देखिए। आर्टिकल 88 को देखेंगे सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। 89 को देखेंगे राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति किस अनुच्छेद में उल्लेख है? किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 89 अनुच्छेद में किस चीज़ का उल्लेख है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 90 में किस चीज़ का प्रावधान है? किस चीज़ का उल्लेख है? उपसभापति का पद रिक्त होने या पद हटाया जाना। उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना किस आर्टिकल में? आर्टिकल 90 में। 91 में क्या है? सभापति के कर्तव्यों को पालन और शक्ति। सभापति के कर्तव्यों को पालन करना और उसके शक्ति किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 91 में। 91 में। 92 को देखते हैं सभापति या उपसभापति पद को हटाने का संकल्प। सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसको पीठासीन ना होना चाहिए। तो सभापति, इसको मैं बढ़िया समझाता हूँ। आर्टिकल 92 में बताया गया है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प। सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन क्या होना चाहिए? देखो, सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना चाहिए। आर्टिकल 92 में बताया गया है। 93 में क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 93 में बताया गया। 94 को देखते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का रिक्त होना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का रिक्त होना के बारे में बताता है आर्टिकल 94। 95 में बताता है अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ, यानी कि अध्यक्ष का क्या कर्तव्य होना चाहिए और उसकी क्या क्या शक्तियाँ आर्टिकल 95 में बताया गया। 96 को देखते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना चाहिए, है ना। 97 को देखते हैं सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन के और भत्ते के बारे में। सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में आर्टिकल 97 के बारे में बताता है। आर्टिकल 97 में बताता है ना। आर्टिकल 98 में क्या बताता है? संसद का शौचालय। आर्टिकल 98 में बताता है संसद का शौचालय, है ना, शौचालय।
99 में बताता है सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, आर्टिकल 99 में बताता है। आर्टिकल 100 में क्या उल्लेख है बताइए, देखिए आर्टिकल 100 में क्या उल्लेख है? संसाधनों संसाधनों में मतदान रिक्त होने के होते हुए, संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और हाँ, करने की शक्ति और गणपूर्ति। देखिए आर्टिकल 100 में क्या उल्लेख है? संसाधनों में मतदान, संसाधनों में एक मिनट, संसाधनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। उसके बाद देखिए डायरेक्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में देखते हैं कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 109 में देखेंगे, 109 में देखेंगे धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 में देखेंगे, 110 में देखेंगे धन विधेयक और परिभाषा। देखिए धन विधेयक किसकी परिभाषा किस आर्टिकल में मिलता है? 110 आर्टिकल 110 में मिलता है, आर्टिकल 110 में मिलता है, 110 में मिलता है धन विधेयक की परिभाषा में, धन विधेयक की परिभाषा में, धन विधेयक की परिभाषा में मिलता है, परिभाषा का उल्लेख किया गया आर्टिकल 110 में। 111 में क्या है? विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति है ना, विधेयकों पर अनुमति मिलती है आर्टिकल 111 में, अनुच्छेद 111 में। 112 में क्या मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में मिलता है। 118 में देखिए, 118 में क्या? प्रक्रिया के नियम, प्रक्रिया के नियम क्या है? प्रक्रिया के नियम। देखिए 119 में अब देखें डायरेक्ट, 119 का नहीं 120 का देखेंगे। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख 120 में मिलता है, आर्टिकल 120 में मिलता है, अनुच्छेद 120 में। 123 में क्या है? संसद, देखिए संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, 124 में मिलता है। 125 में क्या मिलता है? न्यायाधीशों की वेतन। 126 में क्या मिलता है? कार्यकाल मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकाल मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आर्टिकल 127 में देखते हैं तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति आर्टिकल 127 में बताया गया। 128 में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 130 में क्या? उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 131 में किसका उल्लेख है? उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता। 137 में क्या है? निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन, क्या है? पुनर्विलोकन। 143 में क्या है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उसके बाद हमारा 144 नंबर का 144 अनुच्छेद है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता, उच्चतम न्यायालय की सहायता। उसके बाद देखते हैं 145 का, देखते हैं 145 का नहीं है 148 का है, तो 148 का देखते हैं। आर्टिकल 148 का देखते हैं, अनुच्छेद 148 को देखते हैं। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा। अनुच्छेद 149 को देखते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ 149 में ये मिलता है। 150 में क्या व्याख्या है इसमें? अनुच्छेद 150 में क्या व्याख्या की गई? संघ के राज्यों के देखिए संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप, संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप अनुच्छेद 150 में मिलता है। 153 में देखिए क्या है? राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 153 में व्याख्या किया गया। 154 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में मिलता है। अनुच्छेद किसमें मिलता है? 155 में मिलता है। राज्यपाल की पदावधि 156 में, आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि मिलता है, पदावधि के बारे में व्याख्या की गई है। 157 में क्या? राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ताएं। 158 में क्या है? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। और 159 में क्या है? राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा है ना, शपथ या प्रतिज्ञा। 160 में क्या है? 160 नहीं 163 है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 164 में क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता। 165 में क्या था?
राज्य का महाअधिवक्ता। 166 में क्या है, राज्य सरकार का संचालन। 166 में क्या है, राज्य सरकार का संचालन अनुच्छेद 166 में व्याख्या किया गया। इसके बाद 167 में देखेंगे, आर्टिकल 167 को देखेंगे, राज्यपाल द्वारा राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 168 में देखेंगे, राज्य के विधानमंडल का गठन। राज्य के विधानमंडल का गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 168 में 168 आर्टिकल्स में। आर्टिकल 117 को देखेंगे, 170 आर्टिकल को देखेंगे, विधानसभाओं की संरचना, विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल 171 को देखेंगे, 171 को देखेंगे, अनुच्छेद 171 को देखेंगे, विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 को देखेंगे, राज्यों के विधानमंडल की अवधि। राज्यों की विधानमंडल की अवधि की व्याख्या किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 172 में। अनुच्छेद 176 में क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में मिलता है, 176 अनुच्छेद में। 177 में क्या मिलता है, सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। 178 में क्या उल्लेख है, देखिए अनुच्छेद 178 में क्या उल्लेख है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 189 में क्या, 179 में क्या, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने या पद से हटाया जाना। पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना किसका, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 189 में। 180 में क्या है, देखिए 180 में क्या है, अध्यक्ष के पदों को कार्य व शक्ति। अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति, जो अध्यक्ष उसके पद और कार्य की शक्ति के बारे में बताया गया आर्टिकल 180 में। अनुच्छेद 181 में क्या, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने या कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासन न होना, अनुच्छेद 181 में व्याख्या है। अनुच्छेद 182 में क्या है, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में व्याख्या किया गया अनुच्छेद 182 में। उसके बाद देखेंगे 183 देखेंगे, 183 हम देखेंगे, 183 देखेंगे, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। तो सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग देना, है ना, पद रिक्त होना या पद त्याग देना या पद से हटाया जाना, आर्टिकल 183 में व्याख्या किया गया, अनुच्छेद 183 में व्याख्या किया गया। अनुच्छेद 184 में क्या बताया गया, सभापति के पद के कर्तव्यों को पालन व शक्ति। हाँ, और अनुच्छेद 185 में सभापति, देखो सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। देखो सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उनका पीठासीन न होना। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 186, अनुच्छेद 186 को देखेंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। किसके किसके वेतन और भत्ते, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया अनुच्छेद 186 में। 187 में क्या है, राज्य के विधानमंडल का संविचालय। राज्य के विधानमंडल का संविचालय। 188 में क्या है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 189 में क्या है, सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, है ना। 199 में देखो क्या प्रावधान है, 199 में क्या उल्लेख है, धन विदेश की परिभाषा। धन विदेश की परिभाषा। 200 अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 200 में क्या है, विधायकों पर अनुमति। 202 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 में क्या है, विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने का राज्यपाल की शक्तियाँ। विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपालों की शक्ति, है ना, राज्यपाल की शक्ति 213 में बताया गया। उसके बाद हम देखेंगे 214 अनुच्छेद को देखेंगे, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों, हर एक स्टेट के लिए हाई कोर्ट होगा। हर एक स्टेट के लिए, से पटना, बिहार का पटना हाई कोर्ट है इसीलिए, और दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये अनुच्छेद 214 में बताया गया। अनुच्छेद 215 में क्या, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय में होना। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय में होना अनुच्छेद 215 में बताया गया। अनुच्छेद 216 में क्या, उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालयों का गठन क्या किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया, बताया गया 216 में। अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति
पद्धति शर्तें, यानी कि जो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी उसमें जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या शर्त है, उस शर्त के बारे में बताया गया अनुच्छेद 217 में। 221 क्या हमारा दूसरा अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों का वेतन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 221 में बताया गया। 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, है ना, अंतरण मतलब जो ट्रांसफर किया जाता है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, उसका जो बारे में बताया गया अनुच्छेद 222 है। 223 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 224 में बताया गया अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 में बताया गया अनुच्छेद 224 में। 226 में क्या है, कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति। 231 में क्या, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय में की स्थापना, दो या दो से अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। तो कभी कभी दो क्या होता है ना, स्टेट छोटे रहते हैं, तो दो ऐसे स्टेट हैं जो छोटे छोटे स्टेट हैं, तो दो छोटे छोटे स्टेटों के लिए एक ही हाई कोर्ट बना दिया जाता है, एक ही हाई कोर्ट बना दिया जाता है ना, उच्च न्यायालय बना दिया जाता है। तो वैसे क्या होता है, वैसे चीज़ों के जो देखो, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था, उच्च न्यायालय की स्थापना। अगर दो स्टेट है ना, दो या दो से अधिक स्टेट है, अगर वो आपस में छोटा छोटा स्टेट है, बहुत छोटा छोटा स्टेट है, तो वो सभी स्टेटों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की जो स्थापना की जाएगी, न कि अलग अलग। तो वैसे चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, 231 में। 233 देखते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 241 में देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। 243 नंबर का देखते हैं अनुच्छेद, पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियां, पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 में मिलता है। 245, उसके बाद देखो 244 नंबर का, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 244 अनुच्छेद में मिलता है। 248 अनुच्छेद में क्या है बताइए, 248 अनुच्छेद में क्या है, अपशिष्ट विधायिक शक्तियाँ। 252 अनुच्छेद में क्या, दो या दो से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, दो या दो से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्तियाँ। 254 क्या है, आर्टिकल क्या है, 254 254 में देखते हैं, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों के असंगति। अनुच्छेद 256 में देखो क्या है, राज्यों की गैर संघ की बाध्यता, राज्यों की गैर संघ की बाध्यता 256 में बताया गया। 257 में क्या है, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 262 में क्या है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी डूबने के जल संबंधी विवादों का निर्णय लेना 262 अनुच्छेद में मिलता है। उसके बाद देखें 263 अनुच्छेद, अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन 263। 266 में क्या, संचित निधि। 267 में क्या, है ना, आकस्मिकता निधि क्या है 267 में, आकस्मिकता निधि। 269 में क्या है, संघ द्वारा उद्हित और संग्रहित किंतु राज्यों पर सौंपे जाने वाले कर, यानी संघ द्वारा उद्देहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला कर, टैक्सेस 269 आर्टिकल में मिलता है, 269 अनुच्छेद में। 270 में क्या है, संघ द्वारा इकट्ठे किए गए और संघ और राज्यों के बीच वितरित, संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर, संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर को क्या बोलते हैं, टैक्स। संघ द्वारा इकट्ठे किए गए टैक्स, संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर यानी टैक्स, ये किस अनुच्छेद में मिलता है, 270 अनुच्छेद में। अब देखिए हम हमारा खत्म ही होने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 280 को देखते हैं, वित्त आयोग के बारे में बताया गया। आर्टिकल 281 को देखते हैं, वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बताया गया है। 292 को देखते हैं, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, 292 अनुच्छेद में मिलता है। 293 अनुच्छेद में क्या मिलता है, राज्य द्वारा उधार लेना। 300 अनुच्छेद में क्या मिलता है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है, 300 में। 301 को देखते हैं, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में मिलता है, 301 अनुच्छेद में मिलता है। 309 अनुच्छेद में देखते हैं, राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें किस अनुच्छेद में मिलता है, 309 अनुच्छेद में। 310 अनुच्छेद में क्या मिलता है, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि किस अनुच्छेद में मिलता है, 310 अनुच्छेद में। 313 अनुच्छेद में क्या मिलता है, संक्रमणकालीन उपबंध। 315 अनुच्छेद में मिलता है, संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, देखो राज्य के लिए यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PCS। जैसे आप बिहार से हो
तो बीपीएससी, है ना। और आप यूपी से हो तो यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी। और मध्य प्रदेश से तो एमपी पीसीएस। तो इस प्रकार से संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद में मिलता है। 316 में क्या मिलता है? सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि, है ना। 317 में देखते हैं। 317 लोक सेवा आयोग के लिए लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना, है ना। लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित करना, यानी टर्मिनेट करना या सस्पेंड करना 317 अनुच्छेद में मिलता है। 320 अनुच्छेद में मिलता है कि बताया गया है लोक सेवा आयोग के कृत्य, लोक सेवा आयोग के कृत्य। 323 अनुच्छेद में मिलता है प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण। 323 के क में मिलता है अन्य विषयों के लिए दंड अधिकरण, अन्य विषयों के लिए अधिकरण। 324 में निर्वाचनों के अध्यक्षण, निर्वाचनों के लिए अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। देखो निर्वाचनों के अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना अनुच्छेद 324 में मिलता है। 329 में देखते हैं, 329 में देखते हैं आर्टिकल 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है? 329 में। 329 अनुच्छेद में मिलता है। 330 अनुच्छेद में क्या बताया गया? देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का जो आरक्षण है, ये किस आर्टिकल में मिला है? किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 330 में, अनुच्छेद 330 में। 331 में क्या है? लोकसभा में एंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व बताया गया है। किस आर्टिकल में? 331 में, 331 आर्टिकल में, 331 अनुच्छेद में। 332 में क्या है? राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। उसके बाद देखो 333 में क्या है? राज्य के विधान में एंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, भारतीय समुदाय में राज्य के विधानमंडल में एंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया 333 में। 343 में क्या है? संघ की परिभाषा। किसकी परिभाषा? संघ की परिभाषा। 44 में क्या है? 344 में क्या है? राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 350 के काम में क्या बताया गया? देखिए 350 के काम में क्या बताया गया? देखिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, 351 में क्या बताया गया? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, 352 में क्या है ना? आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। और 356 में क्या बताया गया? राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 में क्या बताया गया है? वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। 368 में क्या है? संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। संविधान में संशोधन करने की, तो जो संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसमें संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, उसकी क्या प्रोसेस होनी चाहिए और संसद का जो क्या पावर है, पार्लियामेंट का क्या पावर है, उसी के बारे में आर्टिकल 368 में बताया गया। उसके बाद देखिए आर्टिकल 377 देखते हैं, अनुच्छेद 377 देखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, 378 देखते हैं लोक सेवा आयोग के बारे में। देखिए आगे लोक सेवा आयोग के बारे में, यूपीएससी, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया 378 में, है ना, 378 में। देखिए हमारा यही आर्टिकल खत्म होता है। ऐसे हमारा आर्टिकल है मूल संविधान में 395। कितना आर्टिकल है? 395 हमारा। देखिए मूल संविधान में, है ना, एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के रेडी हुआ था 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया था, तो उस समय कुल कितना संविधान था, कुल कितना अनुच्छेद था? तो उस समय मात्र 395 अनुच्छेद था। कितना अनुच्छेद था? 395 अनुच्छेद था। 395 उसका संशोधन करके बढ़ाया गया। लेकिन आज के इस लाइव सेशन में मैंने 378
378 ओनली 378 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाया, 378 अनुच्छेद के बाद 378 ही अनुच्छेद बताया। देखो दरअसल मैंने स्पीड पढ़ाया वो इसलिए क्योंकि 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्जाम है, नज़दीक आ रहा है। और हाँ 2023 का जो 68वीं बीपीएससी है उसका पीटी एग्जाम होगा 12 फरवरी को, तो इसलिए मैंने फर्स्ट पढ़ाया, एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ाया। लेकिन जो स्टार्टिंग जो हमारा जो लेक्चर था, स्टार्टिंग में जो लेक्चर उसको एक्सप्लेन मैंने किया काफ़ी हद तक। और 378 तक मैंने इसीलिए पढ़ाया कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बीच में से बहुत सारे अनुच्छेद गायब है, तो मैंने उन्हीं टॉपिक्स को उठाया, उन्हीं अनुच्छेद को उठाया जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको पढ़ना उचित नहीं है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो मैंने जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसी को उठाया, 378 तक ही मैंने उठाया। ऐसे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 378 तक ही उठाया क्योंकि इतना ही तक इंपॉर्टेंट है। और बीच बीच में जो गायब समझ जाइए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।